Weather represents the specific conditions at a specific day, and climate represents the average conditions over many years. Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy, and we are going to discuss about the new chapter of biology, that is weather, climate and animal adaptations. There is a small difference between weather and climate. Weather represents the specific conditions on a specific day, while the climate represents the average conditions over many years. So first, the chapter term contains the weather. So the very first topic of the chapter is weather. What is weather? Weather is an atmospheric state of a particular region. एक पर्टिकुलर रीजन पर एटमॉस्फेरिक स्टेट जो है वो कैसी है. एटमॉस्फेरिक स्टेट की हम बात करें तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ हीट, क्लाउडीनेस, कि वहां पर कितने बादल हैं, कितनी गर्मी है, या फिर कितना सूखा है वहां पर, सूरज की किरणें या सनशाइन जो है वहां पर वो कैसी है, विंड कैसी, हवाएं कैसी चल रही हैं एंड रेन कैसी चल. जब हम इन सारी चीजों को इन ध्यान में रखते हुए बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की, सो दैट कंडीशन इज नोन एज वेदर. उसको क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है. ऐसा नहीं है कि सेम डे आपका वेदर सेम होगा. देखो, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वेदर जो है दैट इज चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली. वो क्या है, कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है. मींस मॉर्निंग में आपके पास क्या है, देखने पर सन्नी डे है, और वहीं आफ्टरनून में इट विल बी अ रेनी डे, वो रेनी डे बन जाता है. कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में आपके पास क्या है, इट्स अ रेनी डे, एंड व्हाइल ड्यूरिंग द सनसेट यू विल सी clear sky. So there is a lot of change in weather. Change in weather is a complex phenomena that it can vary over very short period of time. जैसा कि मैंने बताया अभी कि सुबह आपके सूरज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर आसमान है, दोपहर होते होते एकदम से क्या हो गया, विंड आने लग गई, और द वेदर चेंजेस टू अ रेनी डे, एंड आफ्टर 2 or 3 hours इट विल अगेन बिकम अ क्लियर. सो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वेदर जो है वो कैसा होगा. सो इट इज प्रेडिक्शन ऑफ वेदर इज नॉट एन इजी टास्क. Now, these changes which is caused in our surroundings or in our environment, that are changes caused by the sun. सन के द्वारा कॉज किए जाते हैं. देखो, सन जो हीट और लाइट सेंड कर रहा है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट में सेंड कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अर्थ पर हॉटनेस भी फील होती है एंड हमें अर्थ पर कोल्डनेस भी फील होती है. सो it is the energy that is sent by sun is the one of the cause of the life on the earth. So sun is the primary source of energy, and energy absorbed and reflected by different surfaces like earth surface, atmosphere, ocean, they determine the weather at any place. एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई और रिफ्लेक्ट की गई, एब्जॉर्ब किसके द्वारा, देखो एनर्जी सेंड करने का एक ही मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, दैट इज सन. अब जो सन ने एनर्जी सेंड की है उसमें से हमने पढ़ा था कि कुछ एनर्जी जो है वो अर्थ अपने पास एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. अब रिफ्लेक्ट बैक जो है वो एटमॉस्फेयर से भी हो सकती है, अर्थ सरफेस से भी हो सकती है, ओशियन से भी हो सकती है. So this energy absorbed and reflected back by the atmosphere, ocean and earth surface determine the weather at any place. There are various elements of weather. There are various factors which decides the weather at a particular place. Those factors are known as elements of weather. And the factors are temperature, winds, humidity and rainfall. These 4 factors determine or predict the weather at a particular place. So all these 4 factors are known as elements of weather. Let us discuss this elements of weather one by one. The first one is temperature. Temperature, देखो तुम रोज न्यूज़पेपर में देखते होगे कि आज का टेम्परेचर जो था वो कल से इतना ज्यादा था या इतना कम. सो हाउ दिस टेम्परेचर इज वेरिंग. हर एक लोकेशन या हर एक प्लेस का टेम्परेचर जो है वो अलग आता है. सपोज करो आपके नियर, आप एक्स सिटी के अंदर रहते हो, नियर बाय सिटी है,
तो वाई सिटी का टेम्परेचर अलग होगा, एक्स सिटी का टेम्परेचर जो है वो अलग होगा। ऐसा क्यों? हर एक लोकेशन का एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड ये डिफरेंट है। नेचर ऑफ सॉइल जो है वो मे बी सेम हो, बट एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है वो वेरी करती है। नेचर ऑफ सॉइल भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन अगर बहुत ज्यादा दूर है तो वो भी वेरी करती है। विंड एंड स्नो ये भी वेरी करता है। सो दिस ऑल दीज फैक्टर्स डिफरेंस कॉजेज द अर्थ सरफेस टू हीट अप अनइक्वली। अब हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इक्वेटर के ऊपर जो है वो सन की रेज जो पड़ती हैं दैट आर फॉलन स्ट्रेट, सो द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट एज कंपेयर टू द प्लेसेस नियर द पोल, बिकॉज एट पोल्स सन रेज जो है वो वहां तक या तो रीच ही नहीं करती, और जो रीच करती हैं वो क्या है, बहुत टेढ़ी जो है वो जाती हैं, और इक्वेटर के ऊपर जो सन रेज हैं दे आर फॉलिंग स्ट्रेट, therefore at equator the temperature is very much high। so इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस है एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है that is the main among all these factors which causes the earth surface to heat up unequally। nature of soil भी आपको मैंने बता चुकी हूँ कि कई सॉइल्स तो ऐसी हैं जो मॉइस्चर कंटेंट को क्या करके रखती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती हैं, उनका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। अब जो सरफेस अनइक्वली हीट अप होगा तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो दैट विल कॉज डिफरेंट वेदर कंडीशंस। तो वहां पे क्या होंगी, हमारे पास अलग अलग वेदर कंडीशंस जो हैं वो होंगी। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हीट कंटेंट एट अ प्लेस। एक प्लेस पर हीट का जो कंटेंट है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब जो न्यूज़पेपर में आपने नोट किया कि आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर ये था, मैक्सिमम टेम्परेचर ये था, हाउ दैट टेम्परेचर इज नोटेड डाउन, वो टेम्परेचर जो है वो कैसे नोटेड डाउन किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर होता है। दैट स्पेशल थर्मामीटर इज नोन एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये उस थर्मामीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, एंड द पिक्चर ऑफ दिस मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर इज शोन ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड। दिस इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। अब जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कब होता है, एट अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात को अर्थ जो है वो सन रेज रिसीव नहीं करती। जब सन रेज रिसीव नहीं करती तो वो टेम्परेचर जो है दैट इज कूलिंग डाउन, वो क्या हो जाता है, आपका गिर जाता है। सो अर्ली मॉर्निंग पर जो टेम्परेचर नोट डाउन होता है दैट इज नोन एज मिनिमम टेम्परेचर, और जो आफ्टरनून दोपहर के बाद जो टेम्परेचर नोट डाउन होता है दैट इज नोन एज मैक्सिमम टेम्परेचर, उसको कहा जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर इज विंड। अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट। डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक ponds, lakes, sea, ocean and so many streams are present, and land forms, different land forms के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। So डिफरेंट वाटर बॉडीज और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि वेदर के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड लैंड फॉर्म्स जो है इनके अलग अलग डिफरेंट रेट है एनर्जी एब्जॉर्प्शन का और एनर्जी रिफ्लेक्शन। दिस एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी रिफ्लेक्शन की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो सन से एनर्जी रिसीव हो रही है अर्थ सरफेस के ऊपर। अब डिफरेंट रेट है एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का, तो वहां पर क्या होगा, अर्थ सरफेस जो है या हमारे पास एयर जो है उसकी अनइवन हीटिंग होगी। अनइवन हीटिंग होगी तो दैट विल कॉज प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से वहां पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एयर होगा, एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। इसको क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। अब विंड इज वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। देखो कई बार ऐसा देखा भी होगा आपने कि आसमान जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि आपका अब बारिश होने वाली है, एकदम से तेज हवाएं चलती हैं और बारिश नहीं होती, और सारा आसमान जो है, स्काई जो है वो आपका क्या हो जाता है, क्लियर स्काई बन जाता है। अगेन ऐसा भी देखा होगा जब आसमान जो है वो बिल्कुल साफ है, थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलती हैं और एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस
विंड। अब न्यूज़पेपर में या न्यूज में आपने ये सुना होगा कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो हवाएं चलेंगी। सो हाउ दिस स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड, और ये कैसे पता लगाया जाता है कि हवा जो है वो अरेबियन सी की तरफ से आ रही है या बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही है। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज एनीमोमीटर which is used to measure the speed of the wind and its direction. And the picture of anemometer is shown on the board. Next element of weather is humidity. The third element of weather is humidity. Humidity is the amount of water vapor that is present in the air. It indicates the likelihood of precipitation. And there are two types of humidity. First one is the absolute humidity and second one is the relative humidity. Absolute humidity means the amount of moisture basically is water vapor in the air, while the relative humidity, if I am talking about, the relative term is used when it is measured with respect to something. So relative humidity is the ratio of amount of water vapor in the air at a particular temperature, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना हो सकता है, दैट is put in the denominator. So it is the ratio of amount of water vapor in the air at a particular temperature divided by the maximum amount of water vapor in that air at that particular temperature. This relative humidity becomes 100%. Then the water vapors in the air starts falling on the earth in the form of rain. जब air के अंदर relative humidity की amount 100% हो जाती है, तो उस केस में एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो बारिश की फॉर्म में अर्थ सरफेस के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाए। एंड इट कैन नॉट एक्सीड व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, देन इन दैट केस द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। एयर को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड कहा जाता है। इट मींस अब एयर के अंदर उससे ज्यादा वाटर वेपर या मॉइस्चर कंटेंट जो है वो होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। नाउ this humidity is measured with an instrument that is known as hygrometer. Hygrometer measures the relative humidity, not the absolute humidity. Hygrometer diagram is shown on the board. Now, the fourth element of weather is rainfall. Rainfall, as we already discussed, when the relative humidity in the air becomes 100%, then there is a lot of chances that rainfall occurs. So, rainfall is predicted by the relative humidity. If intermediate layer temperature is low, then the water droplets or water vapor that are present in the air, they falls in the form of snow or hailstone. And when the atmospheric temperature is low near the ground, then the water vapor present in the air appears to be as fog. So सर्दियों में जो आपको धुंध दिखाई देती है वो इसी वजह से दिखाई देती है क्योंकि ग्राउंड के पास जो है वाटर वेपर तो एयर में हर जगह प्रेजेंट है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो लो हो गया है। दैट्स व्हाई द वाटर वेपर दैट आर प्रेजेंट नियर द ग्राउंड दे आर अपीयर्स टू बी एज फॉग। अब न्यूज में आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे आज 5 mm बारिश हुई या 10 mm बारिश। So how we will measure this 10 mm, the rainfall occurs is 10 mm or 5 mm. There is an instrument named rain gauge which is used to measure the rainfall, and the picture of this rain gauge is shown on the right hand side of the board. Now there is one department that is known as meteorological department. meteorological department क्या है? वेदर रिपोर्ट जो है वो फॉर्म करता है। जैसे आपको पहले पता चल जाता है कि उस दिन बारिश होगी, हाउ दैट यू विल नो, आपको कैसे पता चलता है? दैट रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट इज फाउंड बाय दिस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, दैट इज टेम्परेचर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड rainfall. Now the person who is working in this meteorological department or meteorology basically the study of weather, and the person who is working in the meteorology department, they are known as meteorologists. As the chapter name is containing the 3 terms, first one is weather, second one is the climate. So next we are going to discuss about the climate. Climate is weather conditions in an area over a long period of time.
वेदर तो क्या है आपका चेंज होता रहता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, while climate condition in an area over a long period of time, and it is affected by both natural factors as well as man-made factors which determines the climate. As we know, at different places there are different climates. Means during the May-June month in India it is hot or summer season, while in Auckland during the same time period, May month, the winter season is going on. So at different places, there are different climates and these are affected by natural as well as man-made. Now, how we calculate the mean temperature? Suppose during the summer, we can say that the maximum temperature is 40 degrees Celsius or the temperature remains is 40 degrees Celsius. So, how you calculate that mean temperature? For calculating the mean temperature, first you have to find out the एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. जो मंथ के टाइम पर आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसका एवरेज फाइंड आउट करना, and after that you have to find out the average of these average of temperature over many years, then you are able to find out the mean temperature calculation. Now we are going to discuss about the factors that are affecting the climate at a particular area. Now the factors affecting climate, the very first factor is latitude. Latitude is the distance from the equator. किसी प्लेस का इक्वेटर से क्या डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड में जो इक्वेटर के पास प्लेसेस हैं वो क्या करते हैं, वो वार्मर होते हैं एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि जो सन रेज होती हैं दे आर फॉलिंग वर्टिकली एट द इक्वेटर. एंड जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा इक्वेटर से, तो सन रेज जो होंगी वो वर्टिकली फॉल होने की जगह पर वो स्लांटिंग वे में फॉल होंगी. जब वो स्लांटिंग वे में मतलब एक एंगल पे फॉल होंगी, नॉट एट 90 डिग्री. सो इन दैट पर्टिकुलर केस द हीट रिसीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लेस is less as compared to the equator. So रीजन जो है या टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर there are three climate zones. First one is the torrid zone or tropical zone. In the picture you can see clearly torrid zone or tropical zone falls between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. दोनों साइड में है इक्वेटर के, नॉर्थ साइड में भी एंड साउथ साइड में भी. एंड दिस टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन कवर्स द latitude that is Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, and this is the hottest region on the earth. Next, if we are talking about that is temperate zone. In the northern hemisphere, this temperate zone lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle. While in case of southern hemisphere, you can clearly see this temperate zone lies between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. This temperate zone lies between the torrid zone and frigid zone. It is lying between the torrid zone and frigid zone. Now, if we talk about the third climatic zone, that is frigid zone, this frigid zone in northern hemisphere lies between the Arctic Circle and North Pole, while in case of southern hemisphere it lies between the Antarctic Circle and the Southern Pole. And this is the coldest region as the sun rays are reaching very less. In this particular region, there is a day for a 6 months and a day for and a night for a 6 months. Means in frigid zone, the sun rays rarely reach. So it is the among the three climate zones, this is the colder climate zone and this is the hotter climate zone. In this temperate zone, the temperature remains the moderate temperature रहता है, ज़्यादा नहीं रहता. This is all about the latitude. The next factor is altitude. Other factors that are affecting the climate is altitude. Altitude is the height of a place from the sea level. That is known as altitude.
जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है टेम्परेचर कम होता जाएगा एंड द प्लेस बिकम्स कोल्डर। सो इसीलिए कहा जाता है कि हायर एल्टीट्यूड पर जो प्लेस है वो क्या होता है, कोल्डर होता है। एंड इन जनरल वे यू कैन से कि 300 फीट एल्टीट्यूड पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है दैट इज रिड्यूस्ड। नाउ सेकंड थर्ड फैक्टर इज क्लोजनेस टू सी, कि कोई प्लेस सी के कितना पास है। अगर वो सी के पास है तो इट इज हैविंग द मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट का मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर द क्लाइमेट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। While as we are moving away from the sea, means sea से अगर उसकी closeness जो है that is increasing, so the place is having the extreme climate, means वहां पर जो summer season होगा that is very hot while the winter season is very cold. Now the fourth factor is wind. Wind जो है वो cold हो सकती है, hot हो सकती है, dry हो सकती है, humid हो सकती है। And the types of wind blowing is a main decisive factor for deciding the climate of a place, as rainfall at a particular place is also depend upon this wind. Now these all are latitude, altitude, closeness to sea and wind. They all are natural factors. Now one more factor is there, that is human factor or human activities. Human activities like greenhouse effect, excessive burning of fuels and release of pollutants affect the climate at a particular place. Next is climate of the earth. There are two factors that affect the climate on the surface of the earth. फर्स्ट वन इज द कि सन से कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारी अर्थ के ऊपर सेम एनर्जी रिसीव हो रही, उसी के बेसिस पर जैसी एनर्जी रिसीव होती है उसी के बेसिस पर अभी हमने 3 क्लाइमेट जोन्स जो थे वो स्टडी किए थे। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी हेल्ड इन द अर्थ सिस्टम। अभी बताया था कि कुछ एनर्जी जो है जो सन से रिसीव हुई है दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लेस एंड कुछ एनर्जी जो है दैट इज reflected by the place. So this absorption of energy and reflection of energy supports the life on the earth. Depending upon these two factors, climate on the surface of the earth is decided. It means the energy that we receive from the sun decides the climate at a particular place and the weather at a particular place. There are various factors that are responsible for this climate of the earth. Now we are going to discuss those factors one by one. Factors that determine the availability of solar energy on the surface of earth are 3. First one is distance from the sun. Earth जो है वो near planet है about the sun, so it receives not a very huge amount, it receives the moderate amount of solar energy from the sun. The angle at which sunlight strikes at a particular location on the earth वेरीज बाय फर्स्ट इज लोकेशन, कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर वो इक्वेटर के पास में है तो इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, एट लो लैटिट्यूड इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, व्हाइल एट हायर लैटिट्यूड दैट इज एट पोल्स इट रिसीव्स द मिनिमम एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड इन द मिड लैटिट्यूड it receives the moderate amount of energy from the sun. Second factor is the time of the day, means during the early hours of the daytime the earth's surface receives less energy, while during the noon and afternoon time period it receives the maximum amount of solar energy. Third factor is season. Season means earth revolution around the sun, that also decides the amount of energy received by a particular earth surface. Fourth factor is earth rotation around its tilted axis. These are the 4 factors which decides the amount of energy received by the earth's surface from the sun. Second factor that determine the availability of solar energy on surface of earth is earth tilt. Due to the tilting of earth axis, change of season is experienced. When a hemisphere of the earth tilts away from the sun, winter is experienced. When a hemisphere of the earth tilt is near to the sun, then summer is experienced. एक हेमिस्फेयर के अंदर जब समर होगी तो दूसरे हेमिस्फेयर में विंटर होगी. Now in the given picture
one term is written, that is equinox. Equinox is when the length of the day equals the length of the night. During each year, it happens twice, around 20th of March and 23rd of September every year. The 21st of March is known as spring equinox, while 23rd September is known as autumnal equinox. And one picture on the left hand side of the board is shown, that is 21st June. That is known as summer solstice. Summer solstice means summer is experienced in the northern hemisphere. It means when the northern hemisphere is experiencing the summer, then the southern hemisphere is experiencing the winter. Now, on the right hand side, one picture of the earth is shown where 22nd December is written. It is known as winter solstice. Winter solstice means northern hemisphere now experiences the winter season while the southern hemisphere experiences the summer season. This is all about the earth tilt. And the third factor is sunrise and sunset. Sunrise and sunset also determine the length of the day. Areas near the equator experiences longer days due to the tilting of earth axis, while the day length becomes shortened as we are moving from the equator. Equator पर day length जो है that is larger, वो बड़ी है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज्यादा डे लेंथ होगी उतनी ज्यादा देर वो क्या करेगा, सन से एनर्जी को रिसीव करेगा. सन से एनर्जी को रिसीव करेगा तो इट मीन कि वहां पर हीट जो होगी दैट इज मोर. जैसे ही लेंथ जो है वो आपकी क्या होती जाएगी, डे लेंथ छोटी होती जाएगी, तो वहां पर सन से एनर्जी की जो अमाउंट है दैट विल बिकम शॉर्टर. देयरफॉर जो पोल्स हैं हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो हमारे लेस एनर्जी को रिसीव करते हैं. वहां पर अबाउट 6 मंथ्स की डे होता है और 6 मंथ्स की नाइट होती है. एंड ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो इट विल नॉट रिसीव so much amount of solar energy, therefore they are covered throughout the year with the snow. This is all about the weather and climate. Still, if you are facing any difficulty in this, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.